डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हाइपरथायराइडिज्म के, हम हाइपरथायराइडिज्म के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि प्राइमरी है या सेकेंडरी। ठीक है, नंबर फर्स्ट स्टेप हमें ये पता लगाना होता है कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है या सेकेंडरी है। मींस के मसला थायराइड ग्लैंड के अंदर है या इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर है या ड्रग इंड्यूस है या कोई और काज है। सबसे पहले हम पेशेंट को थायराइड प्रोफाइल टेस्ट एडवाइस करते हैं। इसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं, T4 का मिकदार और TSH। अगर पेशेंट के T4 प्री T4 लेवल इंक्रीज, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा 90% थायराइड ग्लैंड T4 हार्मोन बनाते हैं और 10% T3। ठीक, इसके अलावा जब T4 हार्मोन ब्लड के अंदर आ जाते हैं तो लीवर क्या बनाता है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, वो T4 के साथ बाइंड हो जाते हैं और इसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ठीक, उससे क्योंकि एक्सेसिव हाइपरथायराइडिज्म है तो एक्सेसिव T4 हार्मोन है, ज्यादातर T4 हार्मोन फ्री होते हैं विदाउट बाइंडिंग विद थायरोग्लोबुलिन, तो हमें फ्री T4 का मिकदार इंक्रीज मिलता है। और इसके अलावा जब भी T4 हार्मोन की मिकदार इंक्रीज होती है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के पास के स्टॉप्स TSH हार्मोन। अगर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल है तो वो हाई T4 के रिजल्ट में क्या करेगा, TSH की मिकदार को कम करेगा। क्योंकि ये कंटिन्यूस हाइपरथायराइडिज्म है तो TSH की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होगी अगर इंटीरियर पिट्यूटरी इंटेक्ट है। सही, अगर T4 इंक्रीज है और TSH डिक्रीज है तो इसका मतलब दिस इज प्राइमरी प्रॉब्लम। इंटीरियर पिट्यूटरी तो नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि जहां पे थायराइड हार्मोन इंक्रीज होंगे इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करते हैं, TSH को स्टॉप करते हैं। अगर ऐसा है T4 इंक्रीज है तो हाइपरथायराइडिज्म है, TSH डिक्रीज है इसका मतलब इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कोई मसला नहीं है, खराबी थायराइड ग्लैंड के अंदर है, तो हम कहते हैं कि दिस इज प्राइमरी प्रॉब्लम, मींस के मसला थायराइड ग्लैंड के अंदर है। अब अगर प्री T4 इंक्रीज है, सही, अगर प्री T4 इंक्रीज है तो फिजियोलॉजिकल क्या होना चाहिए, TSH को कम होना चाहिए। ठीक, नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म होता है और हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं तो TSH का मिकदार क्या होगा, उसके पास मैसेज जाएगा कि स्टॉप TSH सिक्रीशन। लेकिन अगर T4 इंक्रीज है और साथ में TSH इंक्रीज है तो इसका मतलब दिस इज सेकेंडरी प्रॉब्लम। ठीक, इसका मतलब T4 इंक्रीज है, इंटीरियर पिट्यूटरी प्रॉपर सिग्नल को रिस्पांस नहीं दे रहा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को, तो हम कहेंगे कि दिस इज सेकेंडरी प्रॉब्लम। सही, ये दो चीजें क्लियर है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का हमें कैसे पता चलेगा, सही, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट से। अगर T4 इंक्रीज है ये डिक्रीज है तो प्राइमरी प्रॉब्लम है। सही, कौन सा प्राइमरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मल्टीपल काजेस हमने पढ़े थे प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म के, बारी बारी उस पे आएंगे। अगर T4 इंक्रीज है और साथ में TSH इंक्रीज है, इट्स मीन के सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म है, मसला थायराइड ग्लैंड के अंदर नहीं है, एनीवेयर इन द बॉडी है। सही, और सेकंड मोस्ट कॉमन काज कौन सा था, पिट्यूटरी एडेनोमा। सही, फिर माइंड उसकी तरफ जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, MRI करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, अगर वहां हमें पिट्यूटरी एडेनोमा मिलता है, सही, तो इट्स का मतलब कि पेशेंट को सेकेंडरी काज की वजह से हाइपरथायराइडिज्म है और उसको हम कहते हैं कि दिस इज सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। सही, फिर हम मजीद कैसे कंफर्म करेंगे कि एक तो हमें यहां से कंफर्मेशन मिल गई कि T4 इंक्रीज है, TSH इंक्रीज है, इट्स मीन सेकेंडरी प्रॉब्लम है। फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की MRI करते हैं, अगर उसके अंदर पिट्यूटरी एडेनोमा है, सही, अगर पिट्यूटरी एडेनोमा उसके अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि पेशेंट कंफर्म सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म के साथ है। नेक्स्ट इज थायराइड नूडल्स। सही, जैसे हमने फरामदी के काजेस पढ़े थे कि टॉक्सिक एडेनोमा है, टॉक्सिक मल्टीन्यूडुलर गॉइटर है और मोस्ट कॉमन काज ग्रेव डिजीज। सही, हम कौन सा टेस्ट करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम चेक करते हैं आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव आयोडीन डाई देते हैं और ये देख रहे होते हैं कि थायराइड ग्लैंड ने कितना एब्जॉर्ब किया, कितना अपटेक कर लिया। अगर हाई अपटेक है, जिसको हम डिफ्यूज अपटेक कहते हैं, कि थ्रू आउट थायराइड फॉलिकल्स के अंदर हमें रेडियो एक्टिव आयोडीन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब कि दिस इज ग्रेव डिजीज की तरफ इंडिकेशन है, क्योंकि ग्रेव डिजीज के अंदर ज्यादा थायराइड हार्मोन बनते हैं और वो आयोडीन से बनते हैं, तो ये हंगर होता है ये इसके थायराइड फॉलिकल ग्रेव डिजीज के अंदर। सही, जी आप क्लियर है, पक्की बात है। सही, अगर हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दिया, ये ओरल फॉर्म में हम देते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं एक्सरे में, अगर हाईली इनटेक, लेट्स सपोज मैं यहां पे बना दूं आपके लिए,
ये थायराइड फॉलिकल्स, अगर इसके अंदर हमने जो आयोडीन दिया है, अगर वो हमें इसके अंदर थ्रू आउट डिफ्यूज नजर आ रहा है, सही है, सारे फॉलिकल्स के अंदर, तो इसका मतलब पेशेंट को ग्रेव डिजीज है, सही है, क्योंकि ग्रेव डिजीज के अंदर वो पर्सन हंगर होते हैं फॉर आयोडीन, क्योंकि एक्सेसिव T3 एंड T4 हार्मोन बनते हैं, हम कहेंगे कि दिस इज ग्रेव डिजीज। एक कंफर्मेशन ये होगा। सेकंड नंबर पे फोकल अपटेक, अगर मल्टीपल इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, सही, अगर एक फॉलिकल ने अपटेक लिया है, लेट्स सपोज एक फॉलिकल्स के अंदर हमें आयोडीन या आयोडाइड मटेरियल नजर आ रहा है एक फॉलिकल के अंदर, उसको हम कहते हैं कि दिस इज फोकल अपटेक, सही। माइंड किसकी तरफ जाएगा? टॉक्सिक एडेनोमा, सही है, जहां पे एडेनोमा होगा थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स के अंदर, उसमें क्या किया होगा? अपटेक किया होगा, सही, उसके अंदर आयोडीन ज्यादा नजर आएगा, तो उसको हम कहते हैं फोकल अपटेक, और इंडिकेशन क्या दे रही होती कि दिस इज टॉक्सिक एडेनोमा। सेकंड पे, अगर ये अनदर फॉलिकल्स, अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर तीन फॉलिकल्स के अंदर, सही, तीन या तीन से ज्यादा फॉलिकल्स के अंदर हमें अपटेक मिलता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीफोकल अपटेक, सही। हमने रेडियो एक्टिव आयोडाइड मटेरियल दे दिया और उसके बाद हम एक्सरे में देखते हैं हमें तीन से ज्यादा फॉलिकल्स के अंदर क्या नजर आ रहा होता है? आयोडीन नजर आ रहा होता है कि उसने अपटेक किया, एब्जॉर्ब किया, तो वो इंडिकेशन दे रहा होता है टॉक्सिक मल्टीन्यूडुलर ग्वाइटर, क्योंकि इस बीमारी के अंदर भी थायराइड ग्लैंड के अंदर मल्टीपल न्यूडल्स के अंदर यानी मल्टीपल फॉलिकल्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल मास प्रेजेंट होता है, तो उन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा। अगर मल्टीपल न्यूडल्स ने एब्जॉर्ब किए, इसका मतलब दिस इज टॉक्सिक मल्टीन्यूडुलर ग्वाइटर। अगर लो अपटेक है या नो अपटेक, ठीक है, हमने एक्सेसिव आयोडाइड रेडियो एक्टिव आयोडाइड मटेरियल दिया है और थायराइड फॉलिकल्स ने नो अपटेक या लो अपटेक, हमें नजर आ रहा होता है कि कम अपटेक लिए, कम एब्जॉर्ब हुआ, या नो अपटेक, सही है, जो हमने एक्सेसिव दिया था, इट्स मीन कि पेशेंट को थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन है यानी थायरोडाइटिस है। ये क्लियर है? सही, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो। अब आ जाए, अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं या डिस्ट्रक्शन की, अब अगर हमने ये पता लगाना है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर डिस्ट्रक्शन हुई या नहीं, क्योंकि एक अंडरलाइन काज हमने ये भी पढ़ी थी कि जहां पे हम थायराइड फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होता है? ट्रांजिएंट हाइपरथायराइडिज्म और फॉलो बाय क्रोनिक हाइपोथायराइडिज्म। अगर बॉडी के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज बनती है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, यानी TSH का काम करती है, सही, अगर ऐसे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, सही है, तो हम क्या कहेंगे? पेशेंट को ग्रेव डिजीज है, क्योंकि ग्रेव डिजीज के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज बनती है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम करती है। एक हमें यहां से क्यू मिल जाएगा, सही है, अगर थ्रू आउट थायराइड ग्लैंड के अंदर लेट सपोज यहाँ अनदर फॉलिकल, और थ्रू आउट हमें डिफ्यूज ज्यादा से ज्यादा रेडियोएक्टिव आयोडीन के अपटेक या एब्जॉर्प्शन मिल रही है। सेकंड, उसका TSH हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, यानी TSH हार्मोन जो काम कर रही है उस जैसे एंटीबॉडीज भी मौजूद है, सही, अगर उस जैसे एंटीबॉडीज मौजूद है तो इसका मतलब पेशेंट को कंफर्म ग्रेव डिजीज। अगर बॉडी के अंदर एंटी TPO एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हमारा माइंड किस तरफ जाएगा? हाशिमोटोस थायरोडाइटिस की तरफ या पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस की तरफ, सही। अब एंटी TPO एंड थायरोग्लोबुलिन दोनों एंटीबॉडीज इन दो कंडीशन के अंदर पॉजिटिव होते हैं, सही, हाशिमोटोस थायरोडाइटिस के अंदर भी हमें दोनों पॉजिटिव मिलते हैं, इसके अलावा पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस के अंदर भी हमें ये दो एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिलते हैं। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हाशिमोटोस थायरोडाइटिस है या पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस है? पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस सबको क्लियर है, अप टू डिलीवरी अप टू 1 ईयर अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन है तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये हाइपरथायराइडिज्म तो है, लेकिन ड्यू टू पोस्टपार्टम। अगर फीमेल जेंडर है, सही है, तो माइंड इसकी तरफ जाएगा कि पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस हो सकता है, सही। इसके अलावा हम उससे पूछेंगे कि लास्ट ईयर में बेबी डिलीवर हुआ था या नहीं, अगर हुआ था तो दिस इज 100% पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस। अगर ऐसे कोई रीजन नहीं है तो इट्स मीन के पेशेंट को हाशिमोटो थायरोडाइटिस है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों डिजीज के अंदर मैंने डिफरेंस वो भी आप लोगों को बताई। ये वाले जो कंडीशन है हाशिमोटो थायरोडाइटिस, दिस इज क्रोनिक कंडीशन,
ये वाला दिस इज एक्यूट, सही है। तो हम पेशेंट से साइन एंड सिम्टम के बारे में भी पूछते हैं कि बताओ आपको ये तकलीफ है कब से। अगर 2-3 महीने का बताए तो इट्स मीन के दिस इज एक्यूट, सही है। फिर माइंड इसकी तरफ जाएगा कि पोस्टमार्टम थायरोइडाइटिस हो सकता है। लेकिन अगर वो क्रोनिक बताए कि अप टू 1 ईयर से ज्यादा या 2-3 साल से ये मसले जो साइन एंड सिम्टम है हाइपर थायराइडिज्म के, और एंटी टीपीओ एंड थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, तो इट्स मीन के उसको हाशिमोटो थायरोइडाइटिस है, क्योंकि ये क्रोनिक होता है, ये एक्यूट होता है। तो ये क्रोनिक के साइन एंड सिम्टम डेवलप भी आहिस्ता आहिस्ता होंगे, क्रोनिकली डेवलप होंगे, और इसके अंदर क्योंकि एक्यूट कंडीशन है तो साइन एंड सिम्टम भी एक्यूटली डेवलप होंगे। उसके बाद जी खतरनाक तो सारे हैं, सही है। इन दोनों में से ये समटाइम रिकवर हो जाता है, सही। उसके बाद सब एक्यूट वायरल थायरोइडाइटिस, अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, सही। ये वाले टेस्ट स्पेशली डिस्ट्रक्शन के लिए कि डिस्ट्रॉय तो नहीं हुए, सही। अब हमने देखना है कि इन्फ्लेमेशन, सही है। इन्फ्लेमेशन इसके अंदर भी होता है, सही है। टीपीओ ये वाला जब थायराइड पर ऑक्सीडेज डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, या अगर हम थायरोग्लोबुलिन को ब्रेक कर रहे होते हैं, सही है। इसके अलावा वायरस की वजह से भी, सी समटाइम ड्रग्स भी होते हैं। 2 ड्रग्स की मैंने बात की थी कि एक्सेसिव सिक्रीशन कर रहा होता है, जैसे अमाइड्रोन है और लिथियम ड्रग, सही। हमें कैसे पता चलेगा कि थायरोडाइटिस तो है, इन्फेक्शन है, लेकिन कौन सा, सॉरी इन्फेक्शन कह रहा हूं, इन्फ्लेमेशन है, लेकिन ड्रग इंड्यूस है, वायरल इंड्यूस है, सही है, या एंटीबॉडीज इंड्यूस है, सही। उसके लिए सबसे पहले वायरस की बात करते हैं, जिसको हम सब एक्यूट वायरल थायरोडाइटिस कहते हैं। इसके अंदर हम हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं सबसे पहले, और हमें थायराइड ग्लैंड के अंदर टेंडरनेस मिलती है। हम हाथ लगाते हैं तो पेशेंट को दर्द होता है, नंबर फर्स्ट की हुई। सेकंड नंबर पे पेशेंट किस क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम के साथ आते हैं, किस कंप्लेन के साथ आते हैं, फीवर, बॉडी एक, जॉइंट एंड मसल पेन के साथ, ठीक। ऐसे साइन एंड सिम्टम के साथ आते हैं कि जिसको बुखार होता है, हमें लगता है कि इसको सिस्टेमिक इन्फेक्शन है। इसके अलावा अगर हम पल्पेट करते हैं, सी, तो इनिशियल स्टेज के अंदर अगर हम पल्पेट करते हैं हमें टेंडरनेस मिलती है, बाकी इसके अंदर स्विलिंग पल्पेबल नहीं होती, क्योंकि वो ज्यादातर अगर डीप हो, थायराइड ग्लैंड के अंदर डीप टिश्यू के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो तो मे बी कि वो हम पल्पेट नहीं कर पाए, सही है। लेकिन टेंडरनेस प्लस ये साइन एंड सिम्टम, ठीक, ये क्लासिकल इंडिकेशन है कि पेशेंट को सब एक्यूट वायरल थायरोइडाइटिस है, ठीक। या अगर उस पेशेंट को लेट सपोज फ्लू हुआ, कोई भी वायरल इन्फेक्शन उसको हुआ हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला, तो फिर माइंड उसकी तरफ जाता है, सही, कि पेशेंट को मे बी कि इसको वायरल इन्फेक्शन हो। इसके अलावा अनदर टेस्ट हम करते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, सीरम थायरोग्लोबुलिन, सही। अगर किसी का सीरम थायरोग्लोबुलिन इंक्रीज है, सही, नेक्स्ट टेस्ट हम क्या करते हैं, सीरम थायरोग्लोबुलिन। अगर ये इंक्रीज है, सही, तो मे बी कि पेशेंट को हाशिमोटो थायरोइडाइटिस हो। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये क्या करते हैं, थायरोग्लोबुलिन हाशिमोटोस के अंदर जो टीपीओ एंटीबॉडीज है ये सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, सही है। तो उसमें से क्या बाहर आता है, थायरोग्लोबुलिन, सही है, T3 एंड T4 हार्मोन, क्योंकि उससे बनते, सही है। तो इनिशियली थायरोग्लोबुलिन का चेन बनता है, वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं, हमें इसकी मिकदार, सीरम थायरोग्लोबुलिन की मिकदार इंक्रीज मिलती है, सही है। किसमें, हाशिमोटो थायरोइडाइटिस में, क्योंकि ये टीपीओ एंटीबॉडीज जो एपिकल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, इसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनी होती हैं। इसके अलावा सेकंड, अगर सीरम थायरोग्लोबुलिन की मिकदार इंक्रीज है, सही है, तो हम माइंड चला जाता है ओवेरियन कैंसर की तरफ, सही, सही। या ओवेरियन कैंसर हो जिस फीमेल को, तो उसके अंदर सीरम थायरोग्लोबुलिन का मिकदार हमें इंक्रीज मिल रहा होता है। स्टॉप कर दो इसमें।